नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। गांधी जयंती के दिन लखीमपुर खीरी में नेताओं की चमचमाती गाड़ियों से कुचलकर मारे गए किसानों के अंतिम अरदास में तिकुनिया में भारी भीड़ जुटी और नेता भी। देश के कोने कोने में जो जहाँ था वहीं से अंतिम अरदास में शामिल भी हुआ और प्रार्थना भी की। आत्मा की शांति के लिए तो प्रार्थना हो गई, लेकिन इन्हें पूरा न्याय दिलाने के लिए एक आंदोलन की जरूरत है। यानी सवाल जो बड़ा उठा कि इन्हें पूरा न्याय कब मिलेगा, ये सवाल बड़ा है। इसी का उत्तर का इंतजार अभी शहीद किसानों के अस्थि कलश कर रहे हैं। मंथन में बात इसी पर, अस्थि कलश मांगे न्याय। 2 अक्टूबर को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू के काफिले में शामिल गाड़ियों ने 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचलकर मार डाला। प्रतिहिंसा में 3 भाजपा समर्थक भी मारे गए। सरकार के लिए संकट मोचक बने किसान नेता राकेश टिकैत ने मुआवजे और नौकरी पर समझौता तो करा दिया, लेकिन जब टिकैत पर उंगली उठी तो उन्हें लगा कि संघर्ष से अर्जित जो साख मिली है वो मिट्टी में ना मिल जाए। टिकैत अगले ही दिन बदल गए और उन्होंने गियर चेंज कर लिया। यूपी की भाषा में गियर चेंज करना कहते हैं, एकदम से पलटी मार देना। टिकैत ने गियर चेंज किया। शहीद किसानों के अंतिम अरदास तक की डेडलाइन सरकार को दी। इसमें मंत्री की बर्खास्तगी और साजिश रचने में उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ उनके बेटे समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की शर्त पहले थी। राकेश टिकैत ने जो डेडलाइन दी थी वह आज खत्म हो गई। मंत्री ना तो बर्खास्त हुए और ना ही गिरफ्तार। बेटे की गिरफ्तारी हुई, वो भी रेड कारपेट पर चलकर। पुलिस के पास पहुंचा तो पूछताछ और रिमांड गुलदस्ते वाली। ये राकेश टिकैत कह रहे हैं। इसके बाद किसानों में हुंकार भर दी। शहीद किसानों के अस्थि कलश पूरे देश में घुमाने का फैसला भी हो गया। 18 अक्टूबर को किसान रेल रोकेंगे पूरे देश भर में, और 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी किसानों की। इससे अब यह साफ हो गया है कि किसान आंदोलन का एपी सेंटर दिल्ली बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर के बजाय अवध और पूर्वांचल होगा। इससे भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। बेचैनी उसके नेताओं में बढ़ गई और ये साफ नजर आने लगी है। स्वतंत्र देव सिंह का जो बयान जिस तरीके से आया, उन्होंने इस पूरे मामले को एक तरीके से डेंट करने की कोशिश की। जो डेंट मिला उसको अच्छे से डेंट को मिटाने की कोशिश की। प्रियंका गांधी हो चाहे रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत हो, ये सब अंतिम अरदास में आज पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं अंतिम अरदास की, लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में, जहां ये हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, जहां जीपों से कुचलकर किसान मारे गए। मंत्री के बेटे और उसके साथियों ने शांतिपूर्वक तरीके से झंडे लेकर जा रहे किसानों पर जीप चढ़ा दी और उन्हें कुचलकर मार डाला। इसमें एक निर्दोष पत्रकार की भी जान गई। यहां प्रियंका गांधी पहुंचे। किसानों ने साफ कह दिया था कि मंच का इस्तेमाल किसी नेता को नहीं करने दिया जाएगा। मंच पर केवल शहीद किसानों के चित्र और अस्थि कलश रखे हुए थे। अस्थि कलश के साथ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद थे। सभी जो जितने किसान और पत्रकार के जो परिजन थे वो मंच पर मौजूद थे। प्रियंका गांधी गई, बहुत श्रद्धा भाव से दंडवत करके उन्होंने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी, नमन किया। चौधरी जयंत भी गए। उन्हें बरेली के एयरपोर्ट पर रोका गया, उसके बावजूद लड़ भिड़ कर जैसे प्रियंका जाती हैं उसी अंदाज में चौधरी जयंत भी गए और उन्होंने भी श्रद्धांजलि सभा में अंतिम अरदास में शिरकत की और जो उसके बाद लंगर भी छका उन्होंने। ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला वहाँ पर। और इसके इतर ये तस्वीरें प्रियंका गांधी की हैं, वो बैठी हुई हैं, उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा हैं, और एक दूसरी तस्वीर भी हमारे साथी भी दिखा रहे थे कि वो चौधरी जयंत की है। ये 2 नेता आज वहाँ पहुँचे थे हर हाल में। बाकी नेताओं के प्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के गुरदासपुर में थे।
वो वहीं के किसानों ने जिस तरीके से अंतिम अरदास और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, केजरीवाल वहां शामिल हो गए। अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा पर आज निकले कानपुर से, पूरा मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए उन्हें बुंदेलखंड जाना है। अखिलेश यादव नहीं गए वहां। इस बात को लेकर काफी मरमरिंग भी रही कि आज अखिलेश यादव को वहां जाना चाहिए था, गंभीर मसला था। थोड़ा जो रथ यात्रा का मसला, थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे हो सकती थी। अगर वो सुबह जाते तो लौट कर रथ यात्रा में भी शामिल हो सकते थे, ये कहा गया। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने तरीके से किसानों को श्रद्धांजलि दी और पूरी रथ यात्रा के दौरान उन्होंने किसानों का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया। शिवपाल यादव ने वृंदावन से अपनी रथ यात्रा शुरू की और उन्होंने भी किसानों को श्रद्धांजलि दी और किसानों का ही मुद्दा उन्होंने भी पकड़ा। अब देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल हो, चाहे शिवपाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सारे नेता जो जहां था, और यही नहीं, टिकरी का बॉर्डर, गाजीपुर का जो दिल्ली यूपी बॉर्डर है वहां, हरियाणा बॉर्डर, सारी जगह आप देखेंगे कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां आज किसानों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई। सारी जगह आज श्रद्धांजलि दी गई इस लखीमपुर कांड में। और इसकी गूंज, इस कांड की गूंज केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जहां जहां किसान, वहां शिवसेना भी इस आंदोलन में शामिल है। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी भी, माफ कीजिएगा, एनसीपी, वो भी शामिल है इसमें कांग्रेस के साथ में। तो एक बड़ा जो देखने को मिल रहा है, एक बड़ा एक फलक में देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो आधा अधूरा न्याय किसानों को मिला है, ये जो अस्थि कलश आप देख रहे हैं इनको लिए हुए चौधरी राकेश टिकैत बैठे हुए हैं, ये नौबत क्यों आई? अगर कहा जाए, अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर कहा जाए कि यूपी में अगर 2022 के चुनाव में किसान मुख्य मुद्दा बनने जा रहे हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये निश्चित तौर पर। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से जो लोग लखीमपुर खीरी गए वो उन्होंने वहाँ श्रद्धांजलि दी, और जो लोग नहीं गए, जो अपनी चुनावी यात्राओं में थे, वो नहीं गए, तो उन्होंने किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और उस पर एक तरीके से चोट की और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो आज संपूर्ण विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी तो इसमें कटघरे में ही है, संपूर्ण विपक्ष एक साथ किसानों के मुद्दों को एक साथ उठाने की कोशिश की। और ये निश्चित तौर पर जो मेरा अनुभव कहता है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा, जो टॉप 3 मुद्दे होंगे उत्तर प्रदेश में, उसमें किसानों का मुद्दा मुख्य रूप से होगा, 3 प्रमुख मुद्दों में। कुछ लोगों ने लखनऊ से लखीमपुर के रास्ते में प्रियंका गांधी के खिलाफ पोस्टर भी लगवाए और ये कहा कि भाई 84 के दंगों के जो आरोपी लोग हैं उनकी हमें सहानुभूति नहीं चाहिए। एक सिख संगठन के नेता की तरफ से पोस्टर लगवाए गए थे। ये भी दावा किया गया कि प्रियंका गांधी को झंडे भी दिखाए गए और कहा कि प्रियंका जी आप वापस जाइए। ये होता है, ये मैनेज भी होता है। जो ताप है ना, आंदोलन का ताप कम करने के लिए इसे मैनेज किया जाता है। इस तरह के जेबी संगठन बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। अरे हम लोगों के पास होते हैं, हम लोग को जानते हैं लोग, तमाम ऐसे लोग। तो ये तो नेता है, हम लोग कैसे तमाम संगठन के लोगों को जानते हैं जो इस तरह नेताओं के प्रायोजित कार्यक्रम करते रहते हैं नेताओं के लिए, कि इस नेता का विरोध करना तो तैयार है, उस नेता का विरोध करना तो तैयार है। तो इस तरह के प्रायोजित संगठन बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस तरह का विरोध जिस तरीके से था वो था नहीं विरोध। सवाल यही है कि अस्थि कलश लेकर अब पूरे देश में किसान जाएगा। बात संवेदनाओं की है, बात किसानों की मौत की है, और वो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, वो न्याय मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई न्याय दो मुझे, आधे अधूरे न्याय से काम नहीं चलने वाला ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आधे अधूरे न्याय से काम नहीं चलेगा। जेब में रुपए डाल दो, इससे काम नहीं चलेगा। मौत का हिसाब किताब रुपयों से नहीं होता ना जीना, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान हैं, धरती का सीना चीर कर अपना पेट भर लेते हैं, पेट भर लेंगे, उन्हें नौकरी की भी दरकार नहीं। प्रियंका गांधी हो चाहे संजय सिंह हो, संपूर्ण विपक्ष ने इस बात को कहा कि वो न्याय चाहते हैं। वो अपनी ना मुट्ठी गर्म करना चाहते हैं, ना अपनी जेब भरना चाहते हैं, ना उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए।
तो कब न्याय मिलेगा इनको? ये अस्थि कलश ऐसे ही लाल रंग के कपड़े में बंधे हुए का इंतजार करते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसानों ने ये एक तरीके से झंडा उठा लिया है। जिस तरीके से वो कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 11 महीने से लड़ रहे हैं, लखीमपुर कांड के आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए, शहीद किसानों की आत्मा की शांति मिले, इस काम के लिए संपूर्ण विपक्ष इनके साथ में खड़ा है। और ये किसान आंदोलनकारी जो हैं, जो किसान नेता हैं, इन्होंने एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। आज जो डेडलाइन थी वो खत्म हो गई। राकेश टिकैत ने कहा था कि अंतिम अरदास तक जो कुछ करना कर लीजिए, उसके बाद हम मानने वाले नहीं हैं। और अब अस्थि कलश तैयार है, पूरे देश में अस्थि कलश जाएंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही जाएंगे निश्चित तौर पे। हमारे सहयोगी ने राकेश टिकैत से बात की, जरा उसे सुनते हैं। तिकोनिया के बाद लगातार किसान नेता राकेश टिकैत ऐलान करते चले आ रहे थे कि अगर मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया गया तो अरदास के बाद कोई नया ऐलान होगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हम आपको हम बात करते हैं कि ये बताइए कि आपने जिस तरीके से ये ऐलान किया था कि अरदास के बाद फिर कोई नया फैसला लिया जाएगा, फैसला लेंगे तो क्या फैसला अभी? अरे अभी ले लेने देना। 26 तारीख की तो मीटिंग है लखनऊ में। नहीं तो 26 तारीख तक अभी और इंतजार करना होगा कि जिस तरीके से कहा था कि अरदास के बाद अगर कोई मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया गया तो नया कदम उठाएगा, क्या प्लानिंग है? तो यही तो कदम है कि 26 की मीटिंग करेंगे और करेंगे, यही है। और क्या यहाँ कोई संयुक्त मोर्चा साइन करते इस्तीफा ले लेगा? उसका सरकार से लड़ाई है सीधी। 12 तारीख है आज, आने वाले 26 तारीख को लखनऊ में मीटिंग। बड़ी पंचायत होगी, इनके अस्थि कलश जाएंगे, हर जिले में जाएंगे। ये तो वैचारिक क्रांति है, ये वैचारिक क्रांति विचार से उत्पन्न होती है। लेकिन ऐलान जैसे होता है, हाँ ऐलान ही होगा, ऐलान होकर ही होगा। और क्या कोई वैसे ही होगा, ऐलान होगा। तो अभी 14 दिन का टाइम है सरकार के पास। आज 14 दिन का टाइम है। जिस तरीके से ये ऐलान हुआ था कि आज अरदास के बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा, हम अब बात किया हमने राकेश टिकैत जिससे, उन्होंने कहा अभी 14 दिन का सरकार के पास और वक्त है। 26 तारीख को एक पंचायत होगी, बड़ी पंचायत होगी लखनऊ में, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। सरकार से लड़ाई है, वक्त लगेगा, ये कहना है राकेश टिकैत जी का। लखीमपुर से के न्यूज के लिए आमिर रजा। अगर वो अब देखिए, राकेश टिकैत ने बहुत बिल्कुल इजी मोड में उन्होंने कह दिया कि भाई अब यही है, वैचारिक लड़ाई है, ये तो वैचारिक क्रांति है। हम किसान के लोग हैं, किसान हैं हम, ये वैचारिक क्रांति है, वैचारिक लड़ाई हम लड़ेंगे। बहुत करीने से उन्होंने कहा कि भाई ये प्रत्येक जिले में, यूपी के 75 जिलों में किसानों का अस्थि कलश जाएगा। मामला साफ है, देश के सबसे बड़े सूबे में 2022 में चुनाव है। अभी 1 महीने बाद माहौल गर्म हो जाएगा। और जब ये अस्थि कलश गांव गांव जाएंगे, जब ये अस्थि कलश जिले जिले जाएंगे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें खड़ी होंगी। ये संवेदनाओं से जुड़ा मसला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके पूर्व राकेश टिकैत ने आशीष मिश्रा, जो गृह राज्य मंत्री के बेटे, उनकी गिरफ्तारी पर एक चोट की है। जरा देखिए, उसको भी सुन लीजिए। हमारे गैंग में कौन कौन और लोग शामिल हैं। अभी ये जो गिरफ्तारी है, जो भी पूछताछ हो रही है, अभी रेड कारपेट गिरफ्तारी है, कालीन बिछा के गिरफ्तारी हुई है। अभी जो पूछताछ है, जो उसका रिमांड है, वो रिमांड देश गुलदस्तों पे आधारित रिमांड है। रिमांड पे गए तो गुलदस्ता उसके हाथ में है। किसी अधिकारी, किसी पुलिस कर्मचारी की हिम्मत है कि देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे से कोई पूछताछ कर ले? बड़े चतुर सुजान हैं राकेश टिकैत। बहुत चुटीले शब्दों में कह रहे हैं कि भाई मंत्री का बेटा है, रेड कारपेट बिछाकर बुलाया गया, आओ जी आओ, गिरफ्तार हो जाओ। और पूछताछ गुलदस्ता देकर हुई। किसी की हिम्मत है कि उससे सख्ती कर ले, सच उगलवा ले? बात तो ठीक ही कर रहे हैं राकेश टिकैत। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्दी लौटते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि ये जो अस्थि कलश हैं, इन्हें कब तक इंतजार करना पड़ेगा न्याय का। यानी जो शहीद हुए हैं लखीमपुर खीरी में किसान, उनके अब अस्थि कलश किसान मोर्चा पूरे देश में, संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में ये अस्थि कलश घुमाएगा। ये संवेदनशील मसला है भैया, निश्चित तौर पे। और अगर इस वक्त ये बात कहनी ठीक है कि नहीं, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखें तो इस तरह जो हथियार कभी भारतीय जनता पार्टी उपयोग करती थी अपने विपक्षियों पर, अभी जैसे जैसे नजदीक आ रहा है 2022 का चुनाव, वही हथियार, उसी तरीके के अस्त्र शस्त्र भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके विपक्षी, वो चाहे विपक्षी दल हो और चाहे विरोध में खड़े संगठन हो, चाहे किसान संगठन हो, चाहे अन्य संगठन हो, वो उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। न्याय दिलाने का मसला तो बहुत गंभीर है ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो जो मंथन में का आज जो मुखड़ा है वो यही है, जो मंथन का मुख्य विषय यही है कि जो किसान मारे गए हैं, इनको बेमौत मारा गया है, इन किसानों के अस्थि कलश कब तक इंतजार करेंगे, उन्हें कब न्याय मिलेगा, कब मंत्री इस्तीफा देंगे, कैसे। और जनता के सामने एक साफ तौर पर वो घटनाक्रम कैसे अभी तक सामने नहीं आया, स्पष्ट रूप से क्रिस्टल क्लियर ये बात क्यों अब तक नहीं कही गई शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, डीजीपी की तरफ से, कि घटनाक्रम क्या है वास्तव। पुलिस अगर एक टकैयल से चोर को पकड़ती है तो ये बताती है कि चोर पुलिया पर बैठा था, चाबी का गुच्छा लिए था,
एक उसके पास आला कत्ल भी था, एक आला नकब भी था, एक तमंचा भी था, 3 कारतूस जिंदा थे, 2 कारतूस दगे हुए थे। ये सारा ड्रामा करती है पुलिस। और उसके बाद फिर बताती है कि दरोगा जी पुलिया के पीछे से आए, लुटेरा पुलिया के आड़ में छुप गया, दोनों ओर से गोली चली और लुटेरा गिरफ्तार। हर लगभग मामले में इस तरह की कहानी बताने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की जबान क्या सूख गई है? क्या डीजीपी की मुंह में जबान नहीं रही अब? क्यों नहीं बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की करोड़ों करोड़ जनता को, विपक्ष को, किसानों को, किसान के नेताओं को? क्यों नहीं बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी कि यह घटनाक्रम हुआ क्या है? एक प्रथम दृष्टया घटनाक्रम तो जनता के सामने आना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि यह हुआ है। चुपचाप दबे छुपे कोई बात चल रही है। कोशिश की गई, पोस्टमार्टम में कोशिश की गई, अभी भी घर वाले संतुष्ट नहीं हैं। जो कि जिन किसान के सिर में गोली लगने की बात आई थी, दोबारा भी पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं है। उनके परिवार के लोग अभी भी संतुष्ट नहीं, मजबूरी में कह रहे हैं कि भाई अगर दूसरे पैनल ने कह दिया तो हम कर ही क्या सकते हैं। सवाल बड़ा यही उठता है कि क्या अगर एक पैनल मैनिपुलेट हो सकता है तो क्या दूसरा नहीं हो सकता? जिसकी सरकार है, पूरा विपक्ष, देश के बड़े से बड़े पत्रकार संगठन इस बात को कह रहे हैं कि भाई टेनी से इस्तीफा ले लो। अगर इतने ही प्रिय टेनी हैं तो जब निर्दोष साबित हो जाए उनके बेटे और वो, फिर बना दीजिएगा मंत्री। अभी तो 2024 तक कार्यकाल है, ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? लेकिन नहीं, अभी भी हट है। और हट से राजनीति नहीं होती, हट से सिस्टम नहीं चलते, हट से लोकतंत्र बिल्कुल नहीं चलता। ये स्थितियां हैं। किसानों का सवाल उठाना लाजमी है, भले ही अब उनको क्या इस जो मौतों का हिसाब किताब करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। 3 कानून आए तो मर रहे हैं जाड़े में, 600-700 किसान मर गए, बेमौत मर गए। अब जब कोई उन्हें कुचल देगा, उसका न्याय, उसका जो सही मायने में कुचलने के लिए भी जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको भी अंजाम तक पहुंचाने के लिए फिर आंदोलन करना पड़ेगा किसान को। अब फिर आप कहेंगे आंदोलन जी भी हैं। भाई जीने देंगे ना, जीने तो दीजिए भाई, कैसे काम चलेगा? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। 2022 का चुनावी आगाज उन्होंने कानपुर से किया, उत्तर प्रदेश के कानपुर से। 2001 में उनके पिताजी ने भी कानपुर से ही रथ यात्रा निकाली थी और 2003 में नेताजी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे तीसरी बार। अखिलेश ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात का जिक्र किया कि नेताजी ने भी कानपुर से यात्रा निकाली थी और मुख्यमंत्री बने थे। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी कानपुर से रथ यात्रा निकाली और इस रथ यात्रा में हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला उनके साथ रहे। चंद्रमणि ने विभिन्न मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की अखिलेश यादव से, जरा वो सुनिए। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव विजय यात्रा पर निकल चुके हैं। अखिलेश जी, आज विजय यात्रा की शुरुआत है, आपने कानपुर से शुरुआत की, किस तरह से आपको जन समर्थन मिल रहा और क्या 2011 वाला माहौल है? देखिए, ये लगातार रथ चलेगा। जिस तरीके से समर्थन रथ को हमेशा मिला है, आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। जी, शिवपाल जी का भी रथ निकल रहा है और ओवैसी भी उत्तर प्रदेश आए हैं, क्या लगता है कुछ ध्रुवीकरण? देखिए, उत्तर प्रदेश में आएंगे लोग, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो वो आएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता पर भरोसा समाजवादियों पर है जनता। प्रियंका जी भी कह रही है जो जमीन पर जाएगा उसे ही वोट मिलेगा। तो समाजवादी तो पहले से ही जमीन पर है, अब किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। समाजवादी लोग लगातार पिछले 4.5 साल से जमीन पे हैं और हम तो आपसे कहेंगे कि पूरा आकलन करें कि कौन जमीन पे ज्यादा रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी की बात करें तो मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पे निशाना साधते हैं, चाहे मुलायम सिंह को लेकर, चाहे आपके व्यक्तिगत तौर पर, तो उस पर क्या कहेंगे?
देखिए, व्यक्तिगत कोई स्थान नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में सिद्धांत क्या है? सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश नौकरी रोजगार देगा नहीं कि नहीं देगा गरीब को? क्या पिछड़ों का हक छीने गए कि नहीं छीने गए? दलितों के हक छीने गए कि नहीं छीने गए? विकास ठप हो गया कि नहीं हो गया ठप? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर से ये कहा कि अब जो जमीनी हकीकत है उसे देखना चाहिए और क्या मुद्दों पर राजनीति हो रही, क्या मुद्दों पर वोट मांगा जा रहा है, इसको लेकर अब जनता वोट करेगी। लखनऊ से भारत के साथ चंदमणि शुक्ला के। अखिलेश यादव ने बड़े मूलभूत मुद्दे उठाए और एक बार दावा किया कि भाई 4.5 साल तो हम रहे हैं सड़क में। कौन लोग ऐसी बात कह रहे हैं कि हम सड़क में नहीं रहे? ये बीच बीच में इस तरह की बातें उठाई जा रहे हैं कि अखिलेश फील्ड में कम रहे। आज ये भी सवाल उठाया गया कि लखीमपुर खीरी उन्हें जाना चाहिए था, संपूर्ण विपक्ष था वहाँ पर, उन्हें जाना चाहिए था। इसका एक अलग असर पड़ता है। ये अखिलेश के शुभचिंतकों ने सवाल उठाया, वो वाले नहीं लाठर साजन राजन टाइप लोग ना, ऐसे लोगों ने सवाल उठाए जो पुराने समाजवादी थे। उन्होंने एक सलाह दी कि भाई जाना चाहिए था आपको, थोड़ी देर के लिए वहाँ वो कराते, यात्रा थोड़ा बाद में निकल जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। और बड़े रोजगार का भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई व्यक्तिगत आरोपों की जगह राजनीति में बिल्कुल नहीं होती, व्यक्तिगत हमलों की कोई जगह नहीं होती। ये कहकर उन्होंने सारे आरोप खारिज कर दीजिए। यहाँ एक और ब्रेक, जल्दी लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर की थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरी समझ में सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया है हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम, सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार, जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो अखिलेश यादव ने इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया कि भाई जो इतने आरोप लग रहे हैं, ये जो विपक्ष या मुख्यमंत्री जी आरोप लगाते हैं, व्यक्तिगत हमले करते हैं, उनका राजनीति में कोई स्थान नहीं है। इस पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। वो सवाल पलट के कर देते हैं कि भाई रोजगार कितने दिए आपने, बिजली दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। इस समय बिजली की हालत बहुत खराब है। देश की जो 131 इकाइयाँ थी ना, उसमें 110 बिल्कुल लड़खड़ा रही हैं। ये सब कोयले से जलने वाली इकाइयाँ हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया है कि शाम 7 बजे से शाम 6 बजे से सुबह 7:30 बजे तक बिजली नहीं जाएगी। अभी थोड़ी दिन पहले 24 घंटे बिजली की बात हो रही थी। तो वास्तव में स्थिति खराब है। थोड़ा दूसरी तरफ हम चले गए थे,
फिर आते हैं जो मुख्य मुद्दा किसानों का हम लेकर आए हैं कि किसानों जो शहीद किसान हैं उनको न्याय कब मिलेगा। इसी से इंटरकनेक्टेड तमाम यात्राएं हैं, तमाम चुनावी यात्राएं हैं, विपक्ष का हमला है और विपक्ष का जो पूरा लाइन ऑफ एक्शन है जो हमारे इस पूरे बातचीत और या जो हमारा ये कार्यक्रम है इसके जो केंद्र बिंदु में है ये है कि क्या इनको न्याय कब मिलेगा, पूर्ण न्याय कब मिलेगा। और दूसरा बड़ा सवाल कि क्या किसानों का मुद्दा जो करीब लगभग 11 महीने से वो संघर्ष कर रहे हैं, क्या किसानों का मुद्दा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्य मुद्दा बनेगा। बड़ा सवाल है। इसी की कड़ियां हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं कड़ियों के पीछे जो तथ्य छिपे हैं जो आमतौर पर आप जो हमारे सुधी दर्शक हैं वो आमतौर पर जो नहीं देख पाते हैं, दिन में खबरों की भीड़ में ताबड़तोड़ खबरें देख के लोग निकल जाते हैं, उन्हीं कड़ियों को जोड़ने और उनके पीछे छिपे मंतव्य को बताने के लिए हम मंथन लाते हैं आपके पास। अखिलेश यादव ने रोजगार का मुद्दा उठाया, तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन फिर जब उन्होंने संबोधित किया कानपुर नगर के घाटमपुर में एक अच्छी खासी सभा को संबोधित किया उन्होंने और उन्होंने हमला किया, फिर घूम फिरकर किसान के मुद्दे पर आए और कहा कि बुल और बुलडोजर, बुल यानी आवारा जानवर, इनसे किसान परेशान है, और बुलडोजर, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बुल और बुलडोजर दोनों से मुक्ति दिलाएंगे। बड़ा संदेश, सुनिए अखिलेश यादव को। समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू हुई है गंगा के बिल्कुल किनारे से, और जहां हम लोग मिल रहे हैं अभी शाम को, ये यमुना का किनारा है, और जहां से समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू हुई है, लगातार समाजवादी कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं और उनका जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार पूरी ईमानदारी से अगर विजय किसी की होने जा रही है तो समाजवादियों की विजय इस बार उत्तर प्रदेश में होगी। एक समय गंगा मैया का आशीर्वाद मिला था किसी को और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मां गंगा मैया को हम साफ सुथरा कर देंगे। बताओ आज कितने साल पूरे हो गए हैं? बताओ हमें कानपुर वाले लोगों, कहां गंगा मैया साफ हो गई? आज जब कानपुर आए हैं, कानपुर के लोग जानते होंगे पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया है। और डीजल भी धीरे धीरे पेट्रोल के पीछे चल रहा है। हमने बहुत सोचा कि झंडा किससे दिखवाएं, समाजवादी विजय रथ यात्रा का किससे झंडा दिखवाएं। बहुत सोचा कि किससे झंडा दिखवाएं हम, तभी ख्याल आया कि एक है बच्चा जो नोटबंदी के समय पर बैंक में पैदा हुआ था, खजांची। आज विजय रथ यात्रा को किसी ने झंडी दिखाई है तो उसी खजांची ने दिखाई है जो बैंक के अंदर नोटबंदी के समय पर पैदा हुआ है। तो सरकार जो चल रही है, ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, बाबा मुख्यमंत्री जो हैं ये जाने वाले हैं, अब लौट के नहीं आएंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री लौट के नहीं आने वाले, और ये बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा मुख्यमंत्री ऐसे नहीं जाने वाले हैं, इनके साथ में बुल और बुलडोजर भी चला जाएगा। बड़ा दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव। तर्क होगा, कोई उनका तथ्य होगा, लेकिन ये तो राजनीति है। अभी और आरोप प्रत्यारोप और तीखे वार आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी अहम बात उन्होंने कही, मोदी जी का नाम नहीं लिया उन्होंने, प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने कहा कि जिनको गंगा मैया ने आशीर्वाद देकर उत्तर प्रदेश बुलाया था, उन्होंने गंगा मैया के लिए किया कुछ नहीं है, और कानपुर वालों से हामी भी भरी। कानपुर जहाँ से उन्होंने ये यात्रा का आगाज किया वो जाजमऊ का गंगा तट ही है, बिल्कुल गंगा तट से, और गंगा से लेके यमुना तक, बुंदेलखंड तक, कानपुर देहात का वो इलाका जहाँ अखिलेश यादव की यात्रा क्रॉस करते हुए अब हमीरपुर, वो भी यमुना का किनारा है। यमुना और बेतवा नदियाँ वहाँ विराजमान हैं,
और उसके बाद जालौन तक। तो गंगा और यमुना का जो कनेक्शन जोड़ा है, ये भी कहीं ना कहीं राजनीति में जो कनेक्शन जोड़ना है ना, ये भी बड़ा मायने रखता है। तमाम बातें उन्होंने की हैं और निशाना साधा है और कहा कि गंगा मैया का आशीर्वाद की आकांक्षा उन्होंने भी की। ठीक ठाक भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी और अखिलेश यादव बहुत उत्साहित थे इस भीड़ को देखकर। उनके चाचा, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भी आज ही के दिन यानी 12 अक्टूबर को ही मथुरा वृंदावन से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर दी। वो भी रथ पर सवार हुए। ये शिवपाल जी का रथ है। शिवपाल जी के रथ में चौधरी चरण सिंह भी हैं, लोहिया भी हैं, हसरत मोहानी भी हैं, मुलायम सिंह यादव भी हैं, तमाम लोग हैं। और प्रमुखता से उनके बेटे आदित्य यादव का चित्र बाहर लगा हुआ है। जो बात शिवपाल यादव कह रहे थे ना कि अब हमारी पारी और हो चुकी है, जो लोग अब बचे हैं 2-4 उनको एडजस्ट कर लो। अखिलेश से कई बार उन्होंने बात कही। अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि थोड़ी देर पहले एक बयान शिवपाल यादव का आया है। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि भाई चाचा का आशीर्वाद चाहते हो तो अब तुम्हें आना पड़ेगा। अब हमने तो बहुत सारे यत्न कर लिए, बहुत व्हाट्सएप मैसेज कर लिए, बहुत SMS कर लिए, अब तुम आओ। अब चाचा के पास भतीजे को चलकर आना होगा, हम नहीं आने वाले। अब बात अब बनने वाली नहीं है। पहल अब शिवपाल को जो करनी थी कर चुके, ये चचा फरमा रहे हैं। हमारे सहयोगी अजेंद्र चौहान ने इस यात्रा के प्रारंभ होने के बाद शिवपाल यादव से बातचीत की, उसे सुनिए। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शिवपाल यादव, उनसे जानना चाहेंगे कि ब्रज की भूमि से आपने चुनाव का संग्राम किया है, ब्रज की भूमि से बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद, तो अब ये यात्रा कहाँ से और कहाँ तक के लिए अभी जाएगी? देखिए, मैंने ब्रज भूमि से की है, मथुरा वृंदावन से की है, जहाँ कृष्ण जी का जन्मभूमि है और कृष्ण जी धर्म के प्रतीक रहे, हमारे लोगों के वंशज रहे, पूर्वज रहे हैं। अब वो हमारी यात्रा यहाँ से चल के घूमते हुए द्वापर से सीधी सतयुग सीधी अयोध्या। तमाम जनता का समर्थन आपके साथ है, काफी भीड़ देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है, तमाम जनसमूह पूरा स्वागत हो रहा है, क्या लगातार स्वागत हो रहा है। और पूरे देश की जनता जो परेशान है, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी कानून बनाए हैं, केवल पूंजीपतियों के लिए। चुनाव में किसके साथ समर्थन रह सकता है? जिस तरह से 2022 मैं तो निकल पड़ा, जनता के भी निकल पड़ा और मैंने कहा समान विचारधारा के लोग, सेकुलर पार्टियां जुटती जाएं और सत्ता का परिवर्तन जिससे आसानी से। अखिलेश जी से समर्थन जी को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा तो प्रयास शुरू से प्रयास है और अभी तो संभावना है, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती है। तो साफ तौर से यहाँ प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह जी का कहना है कि कहीं पर भी जनता के लिए हम निकल चुके हैं और सपा से गठबंधन की बात करें तो हम शुरू से तैयार हैं और जो लोग जनता के लिए एक मंच पर आएंगे उनके साथ हमारा कहीं ना कहीं समर्थन रहेगा। लेकिन देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर भीड़ मौजूद है और जिस तरह से आज ब्रज की भूमि से मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से उन्होंने रथ यात्रा का, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ किया और उसके बाद आगरा के गुरुद्वारे में माथा टेका। उसके बाद और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद शिवपाल सिंह यादव ने ब्रज की धरती से, यदुवंशी कृष्ण की कर्मभूमि से, जन्मभूमि से अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। वो खुद यदुवंशी हैं, बहुत सारे तीर चलाए हैं, बहुत सारे राजनीतिक निशाने साधे हैं शिवपाल ने। उनके निहितार्थ आपको बताएंगे। यहाँ एक ब्रेक है, रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग,
पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊँ। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बात शिवपाल यादव की कर रहे थे। शिवपाल यादव ने वृंदावन से अपनी चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। हमारे सहयोगी अजय चौहान ने बहुत सारे मसलों में बात की, वो बातें आपने सुनी, अब निहितार्थ उसके समझ लीजिए। मौजूद हैं। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को कहा कि भाई अब हम तो निकल पड़े हैं, किसी गठबंधन, अलायंस, जोड़ तोड़, इस पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा भाई हम तो निकल पड़े अब जनता के सामने, जनता के द्वार निकल पड़े। अब जो समान विचारधारा के सेकुलर लोग हैं वो जुड़ते जाएंगे, हम निकल पड़े, अब लोग जुड़ते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा। ये बात शिवपाल यादव ने कही। एक और महत्वपूर्ण बात कही जो इस समय की राजनीति में धर्म का जो तड़का है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी शिवपाल यादव ने पूरा जोर दिया। वो कह रहे हैं कि भाई हम कृष्ण की जन्मस्थली कर्मस्थली से निकले हैं और अयोध्या जाएंगे। द्वापर से सतयुग, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन बताया कि भाई द्वापर युग में हम खड़े हैं और सतयुग, जो द्वापर है वो कृष्ण का युग है और सतयुग राम का युग है। तो द्वापर से सतयुग की बात वो कर रहे हैं शिवपाल यादव। बड़ी बेहतरीन बात की उन्होंने, लेकिन चलते चलते उन्होंने ये जरूर कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। उनसे जब अखिलेश यादव से अलायंस की बात की गई, विलय की तरफ एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, संभावनाएं हरदम बनी रहती। ठीक बात है, संभावनाएं तो बनी रहनी चाहिए, यही राजनीति है। और इस बार जो 2022 का चुनाव है ना, वो विपक्ष को लेकर बहुत सारी संभावनाएं विपक्ष को दिख रही हैं। इसीलिए अभी से लगातार विपक्ष हमलावर है और अपनी रणनीति बना रहा है। संपूर्ण विपक्ष की ये बात है।
अब अखिलेश यादव की यात्रा और पूरे घटनाक्रम पर सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको जरा सुनते हैं। हम तो कह ही चुके थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अखिलेश जी के, 400 सीट पे वो सोच रहे हैं, वो चलने दीजिए, 2-2.5 महीने बाद वो असलियत आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब एसी कमरे से निकल के वो एसी बस में यात्रा करने निकले हैं तो उनको मुबारक हो। मगर एक बात ज़रूर है, क्योंकि इनका एक तभी पीछे में भाषण थोड़ा सा सुना, उसमें उन्होंने कहा, शायद मथुरा के आसपास थे, कि यमुना बड़ी साफ है यहाँ पर, दिल्ली जाके गंदी हो जाती है, और प्रयाग जाके फिर मगर प्रयागराज आ जाएं तो यमुना देख लें और गंगा जी को देख लें कितनी स्वच्छ है, वो भी आपको दिख जाएगा। तो इसी यात्रा के बहाने आपको दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में जो आपको काम करना चाहिए था वो हम लोग ने करके दिखाया। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि भाई जो आपको काम करना चाहिए था हमने कर लिया, चलो निकले तो कम से कम एसी कमरे से निकले, कम से कम जमीनी हकीकत तो देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी, जो आपको काम करना चाहिए था ना आपकी सरकार में, वो हम लोगों ने कर दिया। सिद्धार्थनाथ सिंह ये बात कह रहे हैं, वो बात कह रहे हैं ना कि एसी कमरों से निकलकर एसी बस से, कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर सिद्धार्थनाथ सिंह जी ये बता दें कि उनका कौन सा नेता बिना एसी के कमरे में रहता है। मैं संघ के लोगों की बात नहीं करता, जो भाजपा में है, जो सरकार में है, जो संगठन में भी बड़े पदों पर हैं भाजपा में, ऐसा कौन सा नेता है बता दें जो एसी कमरों में नहीं रहता है और एसी गाड़ियों में नहीं चलता है। क्या उनकी रथ यात्राएं या क्या उनकी चुनावी यात्राएं बैलगाड़ी में निकलती, क्या जीप में निकलती खुली वाली जिसमें लटक कर सवारियां चलती थी? अभी भी गांव में तमाम लोग उन्हीं में लटक कर यात्रा करते हैं तपती धूप में। क्या निकलते हैं ऐसे? बिल्कुल नहीं। तो बात उतनी होनी चाहिए जिस पर खुद पालन कर सकें। अब चलते चलते जो हमारा सेगमेंट है वो आज बेहद दिलचस्प है। आपने सुना अखिलेश यादव को, वो कह रहे हैं कि भाई रथ यात्रा का को जो झंडा दिखाया है, झंडे की बात कर रहे हैं, झंडी दिखाई है। वो जब किसी रथ यात्रा या किसी रैली को रवाना किया जाता है तो झंडी दिखाई जाती है। 2011 में जब अखिलेश यादव निकले थे रथ यात्रा लेकर तो नेताजी मुलायम सिंह यादव ने झंडी दिखाई थी। इस बार झंडी दिखाई है खजांची ने। अब आप कहेंगे खजांची कौन है? खजांची जी से जरा मिल लीजिए आप। दूसरी विंडो में अखिलेश यादव के साथ में खड़े हुए हैं, समाजवादी, लाल टोपी और लाल कपड़े भी पहने हुए हैं, हाथ में झंडा समाजवादी है। अखिलेश यादव कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे रहे हैं खजांची को। तो अब जरा खजांची के बारे में जान लीजिए कि ये कौन है खजांची। खजांची 2 दिसंबर 2016 को नोटबंदी के दौरान इनकी बैंक में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ बैंक में लगी हुई थी अपने नोट बदलने के लिए, उसी दौरान इनका जन्म हुआ था और अखिलेश यादव ने ही इनका नाम खजांची रखा था। तब से इनके परिवार को की देखरेख वो करते हैं। कानपुर देहात की महिला सर्वेसा ने इनको जन्म दिया था खजांची को। इनकी माँ है सर्वेसा। अखिलेश यादव ने इनको खजांची नाम दिया था जैसा कि हमने आपको बताया। और यही नहीं, अखिलेश यादव इनकी बहुत केयर करते हैं खजांची की, और हर साल इनका जन्मदिन अखिलेश यादव मनाते हैं, चाहे पार्टी कार्यालय में चाहे जाकर। कई बार तो हमने देखा कन्नौज में इनका जन्मदिन मनाया गया। खजांची के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने कई गिफ्ट भी दिए हैं, साइकिल दी है और तमाम गिफ्ट दिए हैं। इनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी अखिलेश यादव ही करते हैं। अगर यूँ कहें तो खजांची एक नोटबंदी के जो विरोध का स्वर है उसका प्रतीक है ये बच्चा। नोटबंदी के खिलाफ जो आवाज़ उठी है उसका प्रतिनिधि है ये बच्चा। ये पुरानी कुछ तस्वीरें हैं और ये आज की तस्वीर आपने देखी खजांची की। अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के पॉलिटिकल पोस्टर बॉय हैं तो खजांची भी उनसे कुछ कम नहीं है। खजांची भी पोस्टर में तो जरूर है समाजवादी पार्टी की, और बॉय है तो पोस्टर बॉय अखिलेश यादव के बाद खजांची को कहा जा सकता है। पॉलिटिकल पोस्टर बॉय अखिलेश यादव और पोस्टर बॉय समाजवादी पार्टी का खजांची। तो खजांची के बहाने अक्सर अखिलेश यादव विपक्ष पर निशाना भी साधते हैं। तो ये
खजांची जिसे आपको मिला है, इन्हीं खजांची महाराज ने आज समाजवादी पार्टी के रथ यात्रा को झंडी दिखाई। फिर अखिलेश यादव ने गोद में उठाकर रथ में ले गए और पूरी रास्ते मौज करते रहे, आकर्षण का केंद्र रहे पूरी यात्रा के दौरान। ये भी एक अद्भुत उदाहरण है भारतीय राजनीति में। एक बच्चा उस जन्म के साथ ही इतना बड़ा नेता बन गया। मैं नेता कहूँगा तो नेता, बहुत सारे लोग जन्म से ही नेता होते हैं। मुझे लगता है खजांची भी इसी तरीके से एक जन्मजात नेता होगा। मेरी शुभकामनाएं इस बच्चे को। एक दूसरी तस्वीर भी अगर हमारे साथी दिखा सके तो दिखा दें, चलते चलते बहुत जल्दी में। शिवपाल यादव के जो रथ यात्रा है उसके रथ के अंदर की एक तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं, उसके राजनीतिक मायने हैं। शिवपाल यादव जब वृंदावन से रथ लेकर चले तो इसमें शिवपाल यादव के अलावा 2 शख्स और सवार थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, कल की पीठ के पीठाधीश्वर, संत और कांग्रेस के नेता। चुनाव भी लड़े हैं, लखनऊ से लोकसभा का भी लड़े हैं, विधानसभा का भी चुनाव लड़े हैं। और उनके पीछे हैं मौलाना अंसार रजा। मौलाना अंसार रजा बरेली शरीफ के सज्जादा नसीन हैं और मुस्लिमों के धर्मगुरु और नेता भी इनको कह सकते हैं। अब शिवपाल के साथ इन 2 लोगों के होने के अपने राजनीतिक मायने लोग लगा रहे हैं। आचार्य जी की मौजूदगी इस बात का संकेत दे रही है कि शिवपाल यादव क्या कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रियंका गांधी बहुत तेजी से अपना ग्राफ बढ़ा रही, पार्टी का ग्राफ बढ़ाती जा रही हैं, और अंसार रजा उस कॉम्बिनेशन का एक हिस्सा होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर अखिलेश यादव के साथ अभी भी शिवपाल संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन अगर संभावनाएं ये मसला नहीं बन पाया तो फिर आचार्य जी के जरिए कांग्रेस से कोई न कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवपाल जी को, क्योंकि राजनीति है, हर व्यक्ति को अपना भविष्य बनाने का अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंथन में आज इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।